अहमद को टूटी फूटी अंग्रेजी आती थी, सो वो सारा रास्ता गर्दो पेश के मुतालिक बताता रहा था। हया को इस सफरनामे से दिलचस्पी ना थी, सो रुख फेरे खिड़की के बाहर देख रही थी। वो जो अमरीकी फिल्मों वाली बुलंदो बाला इमारतों की आस लगाए बैठी थी, कदरे मायूस हुई थी, क्योंकि इस्तांबुल शुरू में तो यूं लगा जैसे इस्लामाबाद हो, मगर आहिस्ता आहिस्ता गौर करने से महसूस हुआ कि नहीं, वो वाकई यूरोप था। दुकानों के चमकते शीशे, साफ सड़कें, मगरबी लिबास में फिरते लोग, दुकानों की छतों और दरख्तों के ऊपर पड़ी बर्फ और सड़क के किनारे बिछी बर्फ की तहें, गोया सफेद घास हो। अजीब बात यह थी कि इस कहर और सर्दी में भी तुर्क लड़कियां बड़े मजे से मिनी स्कर्ट्स में मलबूस इधर उधर घूम रही थी। खुदा करे आज बर्फ ना पड़े। हाँ, खुदा करे रात वाकई बर्फ ना पड़े। अहमद ने तायद की। हया और डीजे ने एक दूसरे को देखा और डीजे आहिस्ता से उर्दू में बड़बड़ाई। ऐवी ना पड़े, खुद तो बर्फ देख देख कर उकता चुके हैं, हमें तो देखने दें। अल्लाह करे रात बर्फ जरूर पड़े, आमीन सुमा आमीन। और हया ने दिल में इसकी तायद की। विंडो स्क्रीन के इस पार यूरोपियन शहर का इख्तिताम दिखाई दे रहा था। आगे नीला समंदर बह रहा था और इसके दूसरी तरफ इस्तांबुल का एशियाई हिस्सा आबाद था। दोनों हिस्सों को एक अजीम और शान पुल ने जोड़ रखा था, दो खित्तों का मिलाप, दो तहजीबों का संगम। मरमरा का जो हिस्सा इस्तांबुल के दरमियान में से गुजरता है, इसे बॉस्फोरस का समंदर कहते हैं। इस पुल का नाम भी बॉस्फोरस ब्रिज है। अहमद बताने लगा। मगर हम तो मज़ार जा रहे थे जो यूरोपियन हिस्से में है, तो पुल अबूर करने का मकसद? करीब आते पुल को देखकर हया ने हैरत से पूछा, क्योंकि पुल के इस तरफ एशियन शहर था। हमने पुल अबूर नहीं करना, हमने इसके पास से किसी को पिक करना है और इसने आगे आपको मज़ार लेकर के जाना है। हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। चुगताई ने गाड़ी एक तरफ रोकी। अहमद अब लॉक खोलकर बाहर निकला। हया ने इस खूबसूरत ऊंचे पुल को देखा और सोचा कि कितने बरस वो इसी पुल पे से गुजरा होगा। इतनी दफा इसने बॉस्फोरस के नीले पानियों पे चांद की परियों का रक्स देखा होगा। जब वो इससे मिलेगी तो क्या इसकी आंखों में इस्तांबुल की सफेद घास सी बर्फ जमी होगी या मरमरा के पानियों का जोश होगा? और क्या वो कभी इससे मिल पाएगी? इस ख्याल पे इसका दिल जैसे मरमरा के समंदर में डूबकर किसी लुटी कश्ती की तरह हौले से उभरा था। खिड़की के इस पार से एक दराज कद लड़की कार की तरफ चली आ रही थी। चेहरे के गिर्द स्कार्फ लपेटे, ब्लू जीन्स के ऊपर घुटनों तक आता सफेद कोट पहने, वो कोट की जेबों में हाथ डाले सर झुकाए चलती आ रही थी। इसकी रंगत इस्तांबुल की सूरज की तरह सुनहरी और आंखें बोझल बादलों की मानंद सुरमई थी। वो लड़की इन दोनों तुर्क लड़कों के पास पहुंची और मुस्कुराते हुए चुगताई के हाथ से चाबी ली। अहमद पीछे खड़ी हाई एस की जानिब इशारा करके कुछ कहने लगा। वो लड़की अपनी नरम मुस्कुराहट के साथ सर हिलाती सुनती गई। फिर वो दोनों चले गए और वो लड़की कार की तरफ आई। दरवाजा खोला, ड्राइविंग सीट पर बैठकर गर्दन पीछे घुमाई। अस्सलाम वालेकुम और तुर्की में खुश आमदीद। इसकी अंग्रेजी शुस्ता और अंदाज बेहद नरम था। हया ने महसूस किया कि तुर्क अस्सलामुअलैकुम की बजाय सलामुअलैकुम कहते हैं। हया ने इसका बड़ा हाथ थामा तो इसे लगा इसने इतना नरम हाथ कभी नहीं छुआ। वो हाथ नहीं, गोया मक्खन का टुकड़ा था। मेरा नाम हाले नूर है। मेरा ताल्लुक रूमी फोरम से है। मैं सुबांजी से मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में एमएस कर रही हूँ। एयरपोर्ट पर आपको लेने के लिए भी मुझे ही आना था, मगर मैं कहीं फंस गई थी, इसीलिए नहीं आ सकी। बहुत माजरत। इसने कार वापस मोड़ दी थी। हया सुलेमान, खदीजा राना। इनके तारुफ को हाले नूर ने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ सुना और सर इस बात में हिलाया। वो वाकई नूर का हाला थी, दुली हुई चांदनी। अब हम इंसारी मोहल्ला जा रहे हैं, वो स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए कह रही थी। मोहल्ला, उर्दू वाला मोहल्ला। डीजे ने धीरे से सरगोशी की। शायद तभी तो कहते हैं कि उर्दू तुर्क से निकली है। तुमने मैट्रिक में उर्दू ज़ुबान के मजमून में इस फिक्रा का रट्टा नहीं लगाया था कि लफ्ज़ उर्दू तुर्क ज़ुबान से निकला है, जिसके मायने लश्कर के हैं? डीजे ने चहक कर फिक्रा मुकम्मल किया। अयूब सुल्तान जामे के बैरूनी बाजार का नाम इंसारी मोहल्ला था।
بے حد رش، بہت سے لوگ اور ہر سو اڑتے چگتے کبوتر۔ وہ تینوں لوگوں کے درمیان بمشکل راستے بناتی مسجد کے احاطے تک پہنچی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر حیا نے دیکھا وہاں جامع کا نام ایوب سلطان جامع لکھا تھا کہ جامع میں جے کی جگہ سی لکھا ہے، جو کہ غلط لگ رہا تھا۔ ہماری زبان میں سی کو عربی کے جیم کی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ انصاری محلے سے گزرتے ہوئے اس کی حیرت پر حالے نے بتایا۔ وہ مسکراتی ہوئی بڑے اعتماد سے اپنے سفید کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ اس کی بات پہ حیا بے اختیار چونکی۔ حیران کیوں ہو؟ حالے نے رک کر شاپر سے اپنے جوتے نکالتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہاں مسجد میں داخلے کے وقت جوتے باہر رکھنے کی بجائے شاپر میں رکھنے اور ساتھ شاپر ہمہ وقت اٹھانے کا رواج تھا۔ یعنی اگر اس کا نام جہان ہو تو اسے ترک ہجوں میں کیسے لکھیں گے؟ بلا ارادہ اس کے لبوں سے نکلا، پھر فوراً گڑبڑا کر ڈی جے کو دیکھا۔ وہ ذرا فاصلے پر کبوتروں کی تصویریں کھینچ رہی تھی۔ اس نے نہیں سنا تھا۔ حالے شاپر ڈسٹ بن میں پھینک کر سیدھی ہوئی اور مسکرا کے ہجے کر کے بتائے CIHAN۔ اوہ، اس نے خفیف سا سر جھٹکا، تبھی وہ اسے فیس بک پر نہیں ملا تھا۔ وہ اس کو جہان لکھ کر ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ تو اپنے نام کو سیحان لکھتا تھا۔ گلی صاف ستھری اور کشادہ تھی۔ دونوں اطراف میں دکانوں کے دروازے کھلے تھے۔ آگے کرسیاں میز بچھی تھی، ارد گرد بہت سے سٹال لگے تھے۔ سڑک کے کنارے پہ کھلے عام کتے ٹہل رہے تھے، مگر وہ بھونکتے نہیں تھے۔ حیا کو بھوک لگ رہی تھی اور اب وہ اس سفر نامے سے بور ہونے لگی تھی۔ بمشکل وہ تینوں اس رش بھرے محلے سے نکلے۔ ایکسچینج اسٹوڈنٹ کو ان کا پہلا کھانا ایک ترک میزبان خاندان دیا کرتا ہے، اور ابھی ہم اسی میزبان خاندان کے گھر جا رہے ہیں۔ جب وہ کار میں بوسفورس کے پل سے گزر رہی تھی تو حالے نے بتایا۔ کھانے کا نام سن کر اس پہ چھائی بیزاریت کم ہوئی۔ میزبان خاندان کا گھر استنبول کے ایک پوش علاقے میں واقع تھا۔ کشادہ سڑک، خوبصورت بنگلوں کی قطار اور بنگلوں کے سامنے سبزے پر جمی برف۔ ان کے اسکالرشپ کوارڈینیٹر نے چند باتیں انہیں ذہن نشین کروائی تھی۔ ترکی میں جوتے گھر سے باہر اتارنے ہیں، گاز پر نہیں چلنا اور ملاقات کے وقت ترک خاندان کے بڑوں کا ہاتھ چومنا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، اس تکلف کو رہنے دو بیٹا۔ ان دونوں نے گھر کے داخلی دروازے کے باہر بچھے میٹ پر جوتے اتارے تو اندر سے آتی وہ مشفق اور معمر خاتون پیار بری خفگی سے بولی تھی۔ پہلے دن کوئی اصول نہیں ہوتے۔ السلام علیکم اور ترکی میں خوش آمدید۔ آپ کے اصولوں کی پاسداری میں ہمیں فخر ہے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ تھاما اور سر جھکا کر ان کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگایا۔ معمر خاتون مسز عبداللہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اندر آ جاؤ۔ وہ راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹی۔ ان کے سرخ بالوں والی بیٹی آگے بڑھی اور کارپٹ شوز حیا اور ڈی جے کے قدموں میں رکھے۔ وہ ریشمی کپڑے سے بنے کوٹ شوز کی شکل کے جوتے تھے۔ دونوں نے جھک کر وہ جوتے پہنے اور اندر داخل ہوئیں۔ اس ترک گھر کا فرش لکڑی کا بنا تھا۔ لیونگ روم کے فرش پر بہت خوبصورت قالین بچھے تھے۔ وہ باتھ روم ہاتھ دھونے آئی تو دیکھا وہاں الگ سے ٹوٹی وغیرہ نہیں تھی، بلکہ ایک قطار میں نل لگے تھے۔ البتہ باتھ روم کے فرش پر رگز اور کاؤچ بچھے تھے۔ وہ واپس آئی تو ڈائننگ روم میں کھانا لگایا جا رہا تھا۔ ڈی جے جھک کر پیار سے مسز عبداللہ کی 6 سالہ نواسی عروہ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ 3 خواتین پر مشتمل چھوٹا سا کنبہ تھا۔ چونکہ وہ دونوں لڑکیاں تھیں سو حالے نے اسے ترک خاندان کا چناؤ کیا تھا جس میں کوئی مرد نہ ہو۔ اسی پل مسز عبداللہ سوپ کا بڑا سا پیالہ اٹھائے آئی۔ حالے ان کی مستعدی سے مدد کروا رہی تھی۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ تمہارا یہاں کوئی رشتہ دار بھی ہے؟ انہوں نے سوپ کا ڈونگا میز پر رکھا۔ حیا نے ایک نظر اس ملغوبے کو دیکھا۔ جی میرے پھپھو ہیں ادھر۔ وہ سوپ کو دیکھتے ہوئے بولی، کدھر رہتی ہیں؟ ادھر۔ اس نے پرس سے وہ مڑا توڑا کاغذ نکال کر حالے کو تھمایا۔ حالے نے ایک نظر اس کاغذ کو دیکھا اور پھر سر اس بات میں ہلا دیا۔ کل میں ملوا دوں گی تمہیں ان سے، کھانا شروع کرو۔ اس نے کاغذ واپس حیا کی جانب بڑھا دیا۔ بیٹے ہم ترکی میں واقعی بھوکے مریں گے، اس سوپ کی شکل تو دیکھو، مجھے پھر متلی ہو رہی ہے۔ حیا جبرن مسکراتے ہوئے ہولے سے اردو میں بولی،
मिसेस अब्दुल्ला ने नासमझी से इसे देखा। ये कह रही है कि इन खवातीन का खलूस उसे शर्मिंदा कर रहा है। बीजे ने जल्दी से तर्जुमानी करते हुए मेज के नीचे से इसका पैर जोर से कुचला। ओह शुक्रिया बेटा। मिसेस अब्दुल्ला मुस्कुराकर खाना पेश करने लगी। सूप दरअसल सुर्ख मसूर की दाल का शोरबा था और उर्दू जैसी तुर्क में इसे चोरबा कहते थे। वो जायके में शक्ल से बढ़कर बदमज़ा था। चंद लम्हों बाद ही दोनों पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स की बर्दाश्त जवाब देने लगी। हया मुझे उल्टी आने वाली है और मैं मरने के करीब हूँ। वो बदिक्कत मुस्कुराहट चेहरों पर सजाए चमचा भर रही थी। तुर्क खवातीन बहुत मरगूबियत से सूप पी रही थी। चोरबा ख़त्म हुआ तो खाना आ गया, वो इससे भी बढ़कर बदमज़ा। एक चावलों का पुलाव था। पाकिस्तान में पुलाव को पे के ऊपर पेश के साथ बोला जाता था, मगर यहाँ इसे पे के तले ज़ेर के साथ बोला जाता था, पिलाव। शक्ल में उबले चावलों से मुख्तलिफ ना था। साथ चने का सालन और मुर्गी की ग्रेवी थी जो कि मंचूरियन की तरह दिखती थी। वो 1.5 दिन की भूखी थी और ऊपर से ये बदमज़ा खाना मज़ीद हालत ख़राब कर रहा था इनकी। वही तुर्क खवातीन खा रही थी। पिलाव का प्याला भी ख़त्म हो चुका था और हम पाकिस्तानी मेज़बानों के बरक्स वो इसे दोबारा बढ़ने के लिए दौड़ी नहीं थी। वजह इनके खलूस की कमी नहीं थी, बल्कि शायद यही इनका तरीका था कि प्याला एक ही दफ़ा भर कर रखा जाता था। खतीजा, तुम्हारी दोस्त मुझे कुछ परेशान लग रही है, खैरियत? मिसेस अब्दुल्ला ने पूछ ही लिया। बीजे ने गड़बड़ाकर इसे देखा। सब खाने से हाथ रोककर इसे देखने लगे थे। हया ने मेज तले आहिस्ता से अपना पाँव डीजे के पाँव पे रखा। फैमिली फ्रेंड के हुमा, अभी न कोई माकूल वजह बताओ। नहीं, वो दरअसल हया बहुत डरपोक है। इसे स्ट्रीट क्राइम से बहुत डर लगता है और ये पहली दफ़ा यूरोप आई है, तो ये पूछ रही है कि इस्तांबुल में हमारा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल से वास्ता तो नहीं पड़ेगा। हया खफत से सर झुकाए लब काटती रही। वो खाली हाथ इनके घर आई थी और इन्होंने मेज भर दी थी, फिर भी इसके नखरे खत्म नहीं हो रहे थे। इसे बेहद पछतावा हुआ था। वो बात संभालने पर डीजे की बेहद ममनून थी। कतल नहीं बेटा, इस्तांबुल बहुत महफूज शहर है। सुर्ख बालों वाली लड़की रसान से बोली। यहाँ की पुलिस ऐसे लोगों को खुलेआम नहीं पहनने देती। बिल्कुल, इस्तांबुल में कानून की बहुत पासदारी की जाती है। हाले ने तायद की। मिसेस अब्दुल्ला खामोशी से सुनती रहीं। इनके चेहरे पर कुछ ऐसा था कि हया इन्हें देखे गई। जब हाले नूर इस्तांबुल की शान में एक लंबा सा कसीदा पढ़ के फारिग हुई तो मिसेस अब्दुल्ला ने गहरी सांस ली। खुदा करे तुम्हारा वास्ता कभी अब्दुल रहमान पाशा से न पड़े। हया ने धीरे से कांटा वापस प्लेट में रखा। एकदम पूरे हॉल में इतना सन्नाटा छा गया कि कांटे की कांच से टकराने की आवाज सबने सुनी। कौन पाशा? बीजे ने उलझकर मिसेस अब्दुल्ला को देखा। वो मुंबई का स्मगलर है। यूरोप से एशिया असलहा स्मगल करता है। इस्तांबुल में अगर चिड़िया का बच्चा भी लापता हो जाए तो इसमें पाशा का हाथ होता है। बॉस्फोरस के समंदर में एक जजीरा है, बेवकदा। इस जजीरे पे इस माफिया का राज है। और मेरी माम को ख्वाब बहुत आते हैं। इनकी बेटी ने खफगी से इनको देखा। ये लड़कियां समझती हैं मेरी अकल मेरा साथ छोड़ने लगी है। बिल्कुल ठीक समझती हैं। और एक्सचेंज स्टूडेंट्स, कान खोल कर सुन लो। हाले ने कदरे तिलमिलाकर मुदाखलत की। इस्तांबुल में कोई ऐसा क्राइम सीन नहीं है। ये सब घरेलू औरतों के अफसाने हैं। यहाँ कोई भी भारतीय स्मगलर नहीं है। दोनों तुर्क लड़कियां अपने तई बात खत्म करके अब स्वीट डिश की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। खदीजा भी इनकी बातों पर मुतमईन होकर शक्करपारे खाने लगी थी, मगर हया के हलक में वो बहुत मीठे से शक्करपारे कहीं अटक से गए थे। अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इसने इस हबशी के मुंह से पाशा का नाम सुना था। वो निहायत मुज़महिल सा अपनी बीवी से अरबी में बात कर रहा था, अपने बेटे के इलाज का जिक्र, मगर हो सकता है कि वो किसी और पाशा का जिक्र कर रहा हो और वाकई तुर्क घरेलू औरतों के अफसानों के मरकज पाशा का कोई वजूद ना हो। अलविदाई लम्हात में जब बाकी सब आगे निकल चुके थे तो मिसेस अब्दुल्ला ने धीरे से हया के करीब सरगोशी की। ये लड़कियां इस्तांबुल की बुराई नहीं सुन सकती।
تمہیں اس لیے بتایا کہ تم کرائم سے ڈرتی ہو اور خوبصورت بھی ہو. خوبصورت لڑکیوں پر عموماً ایسے لوگوں کی نظر ہوتی ہے. حیا نے چونک کر انہیں دیکھا. ان کی جھریوں زدہ چہرے پہ سچائی بکھری تھی. وہ واقعی اپنا وجود رکھتا ہے. وہ بالکل سنسی انہیں دیکھے گئی. کیا افواہوں کا خوف مجسم صورت میں ان کے سامنے آ گیا تھا یا ان کی عقل واقعی ان کا ساتھ چھوڑ رہی تھی؟